अभिवादन। आज हम समय में एक लंबी छलांग लगाने वाले हैं, सीधे प्राचीन भारत के दौर में। बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प सफर होने वाला है ये। सही है। हमारे सामने कई स्रोतों से जानकारी है। इतिहास पर बने YouTube व्याख्यानों के कुछ अंश हैं, नोट्स हैं। ये सब पाषाण युग की धुंधली शुरुआत से लेकर गुप्त साम्राज्य के बाद तक के हजारों सालों को समेटते हैं। हजारों साल का इतिहास। हाँ, तो आज हमारा काम है इस विशाल जानकारी से वो खास बातें और दिलचस्प पहलू निकालना जो हमें उस जमाने की एक साफ तस्वीर दे सके। हाँ, कोशिश यही रहेगी कि जो मुख्य बातें हैं वो सामने आए। इंसान कैसे शिकारी से किसान बना, कैसे पहली बार शहर बसे, कैसे बड़े बड़े साम्राज्य बने और बिखरे, और कैसे नए विचारों ने जन्म लिया। इस पूरे सफर को समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, हम देखेंगे कि कैसे तकनीक बदली, समाज का ताना बाना कैसे बुना गया, लोगों की आस्थाएं कैसी थीं, राज कैसे चलता था। और ये सब जानने के लिए हमारे पास क्या है, स्रोत क्या है? देखिए, स्रोत मुख्य रूप से दो तरह के हैं। एक तो खुदाई से मिले सबूत, मतलब पुरातात्विक साक्ष्य, जैसे पुराने औजार, बर्तन, इमारतें। हाँ बिल्कुल। और दूसरे हैं पुरानी किताबें, मतलब साहित्यिक स्रोत। तो चलिए शुरू करते हैं इस अतीत की गहराइयों में उतरना। तो कहानी शुरू होती है उस समय से जब इंसान का सबसे बड़ा साथी पत्थर था। पूरा पाषाण काल, यानी पुराना पत्थर युग। हाँ, पुरा पाषाण। ये तो लाखों साल चला। लाखों साल। तब जीवन कैसा रहा होगा, अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। कल्पना कीजिए, छोटे छोटे समूह जो पूरी तरह प्रकृति पर निर्भर थे। शिकार करना, कंदमूल, फल इकट्ठा करना, मतलब यही जीवन था। घुमक्कड़ जीवन। हाँ, घुमक्कड़। और औजार भी शुरुआती थे, भारी बेडौल पत्थर जिन्हें बस तोड़कर काम चलाऊ धार दे दी जाती थी, जैसे काटने या खुरचने के लिए। अच्छा। इन्हें हम चॉपर चॉपिंग औजार कह सकते हैं। सोहन घाटी, जो अब पाकिस्तान में है, और भारत में बेलन घाटी जैसी जगहों पर इनके निशान मिलते हैं। लाखों साल ऐसे ही बीत गए, फिर क्या बदलाव आया? कुछ तो बदला होगा। तरह का क्लाइमेट चेंज, जंगल बढ़े, जानवरों की किस्में बढ़ीं। इसका असर इंसान के जीवन पर भी पड़ा। कैसे? सबसे बड़ा बदलाव आया औजारों में। अब बनने लगे माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स मतलब छोटे पत्थर? हाँ, बहुत छोटे, ज्यामितीय आकार के पत्थर के औजार। सोचिए, शायद इन्हें लकड़ी या हड्डी के असत्थों में लगाकर तीर की नोक, भाले या हंसिए जैसा कुछ बनाया जाता होगा। अच्छा, मतलब ज्यादा कारगर हथियार और औजार। बिल्कुल, ज्यादा कुशल। और शायद इसी दौर में जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत भी हुई, सुना है मैंने। हाँ, बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागोर जैसी जगहों से पशुपालन के शुरुआती सबूत मिले हैं। अच्छा। ये दिखाता है कि इंसान अब जानवरों को सिर्फ शिकार के लिए नहीं देख रहा था, बल्कि उन्हें अपने साथ रखने की अहमियत समझने लगा था। और इसके बाद तो एक बहुत बड़ा पड़ाव आया, जिसे नवपाषाण क्रांति कहते हैं। हाँ, नवपाषाण क्रांति। क्रांति क्यों? ऐसा क्या क्रांतिकारी हुआ? क्रांति इसलिए क्योंकि इंसान ने खेती करना सीख लिया। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा कदम था। बिल्कुल, ये समझना कि बीज बोने से फसल उगेगी और उससे भोजन मिलेगा, ये मानव इतिहास के सबसे बड़े बदलावों में से एक था। अब वो सिर्फ भोजन जमा करने वाला नहीं रहा, बल्कि भोजन पैदा करने वाला बन गया। सही, खाद्य उत्पादक बन गया। इससे जीवन में स्थिरता आई, लोग एक जगह बसने लगे, गांवों की शुरुआत हुई। और इसी नींव पर, इसी स्थिरता पर आगे चलकर बनी भारत की पहली शहरी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। इसके तो कई नाम सुने, हड़प्पा, सरस्वती, कांस्य युगीन। इतने नाम क्यों? देखिए, इसके पीछे वजहें हैं। हड़प्पा वो पहला शहर था जो 1921 में खुदाई में मिला, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। ओके, पहले खोजे गए स्थल के नाम पर। हाँ, शुरू में ज्यादातर शहर सिंधु नदी के आसपास मिले, तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ गया। ठीक है, बाद में पता चला कि एक और प्राचीन नदी, जिसे सरस्वती कहते हैं, उसके किनारे भी बहुत से शहर थे। तो कुछ विद्वान इसे सिंधु सरस्वती सभ्यता कहना पसंद करते हैं। अच्छा, सरस्वती नदी भी थी। जी। और क्योंकि इस दौर में कांसे का इस्तेमाल शुरू हो गया था और ये शहर थे, विकसित शहर थे, इसलिए इसे कांस्य युगीन और नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। और ये कब की बात है, मतलब कितना पुराना है ये सब? कार्बन डेटिंग के हिसाब से इसका समय मोटे तौर पर 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 4,500-5,000 साल पहले। हाँ, लगभग उतना ही। और फैलाव तो हैरान करने वाला था।
उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं को मिला दें तो भी ये बड़ी थी। हाँ, शायद ये उनसे भी बड़ी थी। करीब 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली, एक मोटे तौर पर त्रिभुज के आकार में। 13 लाख वर्ग किलोमीटर, बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। आज के पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो इसके सबसे प्रसिद्ध शहर हैं। और भारत में भी तो कई हैं। गुजरात का लोथल और धौलावीरा, राजस्थान का कालीबंगा। हाँ, और हरियाणा का राखीगढ़ी, जो शायद भारत में मिला अब तक का सबसे बड़ा हड़प्पा स्थल है। वहां तो म्यूजियम भी बन रहा है शायद। अच्छा, राखीगढ़ी, ये नाम याद रखना होगा। अच्छा, अब इन शहरों में सबसे कमाल की बात क्या थी? क्या चीज इन्हें खास बनाती है? मेरे हिसाब से तो उनकी नगर योजना, टाउन प्लानिंग। टाउन प्लानिंग कैसे? ऐसा लगता है जैसे किसी ने बाकायदा नक्शा बनाकर पूरा शहर बसाया हो। सड़कें अक्सर सीधी होती थीं, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई, जिसे हम ग्रिड पैटर्न कहते हैं। अच्छा, जैसे चेस बोर्ड की तरह? हाँ, कुछ वैसा ही। हालांकि हमेशा ऐसा नहीं था, पर ज्यादातर मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। और कमाल की बात यह है कि ईंटों का आकार भी लगभग एक जैसा होता था। मानकीकृत ईंटें, स्टैंडर्ड साइज की ईंटें। जी हाँ, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई का अनुपात लगभग 4.2.1। और पानी निकासी का इंतजाम? ड्रेनेज सिस्टम? वो तो सुना है बहुत उन्नत था। बहुत ज्यादा। हर घर से गंदे पानी की निकासी के लिए नालियां थीं, जो मुख्य नालों से जुड़ती थीं, और ये नालियां ढकी हुई होती थीं। साफ सफाई का इतना ध्यान। आज भी कई शहरों में ऐसा सिस्टम नहीं मिलता। सही कहा। शहरों का ढांचा भी कुछ अलग था ना, जैसे 2 हिस्से होते थे, दुर्ग और निचला शहर। हाँ, ज्यादातर शहरों में 2 हिस्से मिलते हैं। एक पश्चिमी टीला जो ऊंचाई पर होता था, जिसे दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था। शायद यहाँ शासक वर्ग या महत्वपूर्ण लोग रहते होंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया जैसा कुछ हो सकता है। और दूसरा पूर्वी टीला, जो बड़ा और निचला होता था, जहाँ आम लोग रहते थे। आम लोगों का इलाका। हाँ, धोलावीरा जैसे कुछ शहरों में 3 हिस्से भी मिले हैं। ये एक अपवाद है। और एक दिलचस्प बात, ज्यादातर घरों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की तरफ नहीं बल्कि गलियों की तरफ खुलते थे। ऐसा क्यों? अंदाजा है कि शायद अपनी निजता, प्राइवेसी बनाए रखने के लिए, या शायद धूल और शोर से बचने के लिए। प्राइवेसी का कॉन्सेप्ट 4,500 साल पहले कमाल है। वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। विशाल स्नानागार शायद किसी खास मौके पर सामूहिक स्नान या धार्मिक अनुष्ठान के लिए इस्तेमाल होता होगा। कोई रिचुअल बाटिंग संभव है। और विशाल अन्नागार, जहां शायद अनाज जमा किया जाता होगा, टैक्स के रूप में या भविष्य के लिए। ये दिखाता है कि उनकी खेतीबाड़ी इतनी उन्नत थी कि जरूरत से ज्यादा अनाज पैदा होता था। सरप्लस प्रोडक्शन। हाँ, अधिशेष उत्पादन, ये एक विकसित अर्थव्यवस्था का संकेत है। और वो मोहरें, सील्स, जिन पर जानवरों के चित्र और कुछ लिखावट भी है, वो क्या थीं? हाँ, सेल खड़ी नाम के नरम पत्थर से बनी हजारों मोहरें मिली हैं। ये शायद व्यापार में या पहचान के लिए इस्तेमाल होती होंगी। अच्छा, जैसे स्टैंप की तरह। हाँ, शायद वैसा ही। इन पर जानवरों के चित्र हैं, सबसे ज्यादा एक सींग वाले जानवर का, जिसे यूनिकॉर्न जैसा कुछ मान सकते हैं। यूनिकॉर्न? हाँ, या कोई पौराणिक जीव। एक मोहर पर योग मुद्रा में बैठे एक पुरुष का चित्र है, जिसके चारों ओर जानवर हैं। कुछ लोग इसे पशुपति शिव का शुरुआती रूप मानते हैं। आद्य शिव कह सकते हैं। इन मोहरों पर कुछ लिखा भी है, एक ऐसी लिपि में जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं पाया है। अरे, पढ़ी नहीं जा सकी अब तक? नहीं, कोशिशें जारी हैं, पर अब तक सफलता नहीं मिली। ये लिपि भी अनोखी है। एक लाइन दाएं से बाएं लिखी जाती थी, तो अगली बाएं से दाएं। उल्टी सीधी। हाँ, इसे बूस्ट्रोफेडन कहते हैं। इनके अलावा मिट्टी के खिलौने, खूबसूरत बर्तन और कांसे की बनी एक नर्तकी की मूर्ति भी मिली है। हाँ, वो डांसिंग गर्ल वाली मूर्ति काफी फेमस है। जी। समाज कैसा रहा होगा? मतलब राज कौन करता था? कोई राजा था? ये कहना मुश्किल है कि शासन कौन चलाता था। कोई बड़े महल या राजाओं की कब्रें वैसी नहीं मिली हैं, जैसे मिस्र या मेसोपोटामिया में मिलती हैं। तो फिर हो सकता है व्यापारियों का कोई समूह शासन चलाता हो, या पुरोहित वर्ग का दबदबा हो, या शायद अलग अलग शहरों का शासन अलग तरह से चलता हो। कोई एक सेंट्रल अथॉरिटी नहीं। पक्के तौर पे नहीं कह सकते। समाज में शायद अलग अलग वर्ग थे। ये इमारतों के आकार और मिली चीजों से लगता है। काफी संख्या में स्त्रियों की मिट्टी की मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें मातृदेवी कहा जाता है। अच्छा। इससे कुछ इतिहासकार अंदाजा लगाते हैं कि शायद परिवार में स्त्री का स्थान महत्वपूर्ण रहा होगा, यानी समाज मात्र सत्तात्मक हो सकता है। मात्र सत्तात्मक, ये तो दिलचस्प है। हाँ, मुख्य काम खेती था या व्यापार, इस पर भी थोड़ी बहस है, पर मेसोपोटामिया आज का इराक के साथ व्यापार के पक्के सबूत हैं। व्यापार? इतनी दूर? हाँ, वहां की लिखावटों में मेलोहा नाम की जगह का जिक्र है, जो ज्यादातर विद्वान मानते हैं कि सिंधु क्षेत्र के लिए ही था।
और ये लोग कपास उगाना भी जानते थे, जिसे यूनानी लोग सिंडन कहते थे। शायद सिंधु से ही ये शब्द बना। कॉटन? दुनिया को कपास शायद यहीं से मिली। काफी संभावना है। और धर्म, आस्थाएं कैसी थीं? क्या मंदिर वगैरह मिले? यही तो एक और दिलचस्प बात है। हड़प्पा शहरों में मंदिर जैसी कोई निश्चित इमारत नहीं मिली है। मंदिर नहीं? नहीं, कोई बड़ी मंदिर जैसी संरचना नहीं मिली। लेकिन मातृ देवी की पूजा के संकेत हैं, वो मिट्टी की मूर्तियां, पशुपति जैसी आकृति की पूजा, पेड़ों और पशुओं की पूजा के भी संकेत मिलते हैं। प्रकृति पूजा? हाँ, ऐसा लगता है। कालीबंगा और लोथल जैसी जगहों पर हवन कुंड जैसी वेदिकाएं भी मिली हैं, जिन्हें अग्नि वेदिका कहते हैं। तो मतलब पूजा पाठ होता था, पर शायद बड़े मंदिरों में नहीं। बिल्कुल, ऐसा लगता है कि धर्म लोगों के निजी जीवन का हिस्सा ज्यादा था, बजाय इसके कि बड़े बड़े मंदिर बनाकर सार्वजनिक रूप से उसका प्रदर्शन किया जाए। कुछ लोग इसे उस समाज का एक तरह का लौकिक या धर्मनिरपेक्ष चरित्र भी मानते हैं। सेक्युलर कैरेक्टर उस जमाने में कह सकते हैं उस संदर्भ में। अच्छा, इतनी विकसित, इतनी फैली हुई सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? ये भी एक बड़ा सवाल है। हाँ, ये भी एक पहेली है। कोई एक कारण नहीं है जिस पर सब सहमत हों। कई थ्योरीज होंगी। बहुत सारी। कुछ पुराने सिद्धांत थे कि बाहर से आर्यों ने आकर इन्हें नष्ट कर दिया, पर अब इस सिद्धांत को ज्यादातर लोग नहीं मानते। आर्य आक्रमण वाला सिद्धांत अब आउटडेटेड है। हाँ, ज्यादातर। ज्यादा संभावना इस बात की लगती है कि जलवायु परिवर्तन हुआ हो। फिर से क्लाइमेट चेंज। हाँ, नदियां सूख गई हों, जैसे सरस्वती नदी के सूखने की बात कही जाती है, या नदियों ने रास्ता बदल लिया हो, या शायद लगातार बाढ़ आती रही हो। मोहनजोदड़ो में बाढ़ के सबूत मिले हैं। बाढ़ भी एक कारण हो सकती है। कुछ लोग किसी बड़ी महामारी का भी अंदेशा जताते हैं। तो शायद इनमें से कोई एक कारण या कई कारणों ने मिलकर इस महान सभ्यता के पतन में भूमिका निभाई हो। कई फैक्टर रहे होंगे। जी। सिंधु सभ्यता के बाद, उसके पतन में बाद, भारत के इतिहास में एक नया दौर शुरू होता है, जिसे वैदिक काल कहते हैं। हाँ, वैदिक काल। ये सिंधु सभ्यता से काफी अलग था, है ना? मतलब एकदम कंट्रास्टिंग। हाँ, काफी अलग। सिंधु सभ्यता मुख्य रूप से शहरी थी, जबकि शुरुआती वैदिक सभ्यता ज्यादातर ग्रामीण और कबीलाई थी। शहरी से ग्रामीण। हाँ, सिंधु में कांसे का इस्तेमाल था। वैदिक काल में बाद में लोहे का इस्तेमाल प्रमुख हुआ। सिंधु समाज शायद मातृसत्तात्मक था, जैसा हमने बात की। वैदिक समाज पितृसत्तात्मक था। अच्छा, ये भी बड़ा फर्क है। और जानकारी का स्रोत भी अलग है। सिंधु सभ्यता के लिए हमारे पास पुरातत्व हैं, लिपि पढ़ी नहीं गई। वैदिक काल की जानकारी का मुख्य स्रोत वेद हैं। वेद मतलब ऋग्वेद, यजुर्वेद? हाँ, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये उस समय के लोगों की प्रार्थनाएं, स्तुतियां और धार्मिक कर्मकांडों का संग्रह है। इनसे हमें उनकी सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन की झलक मिलती है। तो ये एक अलग ही दुनिया थी सिंधु सभ्यता के बाद। बिल्कुल। और फिर ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के आसपास एक बड़ा वैचारिक मंथन हुआ। नए धर्म सामने आए, जैन और बौद्ध धर्म। सही कहा। ये वो दौर था जब गंगा घाटी में नए राज्य बन रहे थे, लोहे का इस्तेमाल बढ़ रहा था, खेती बेहतर हो रही थी, शहर दोबारा उभर रहे थे, समाज बदल रहा था। तो पुराने विचारों पर सवाल उठे। हाँ, पुराने वैदिक कर्मकांड और सामाजिक व्यवस्था, खासकर वर्ण व्यवस्था पर सवाल उठने लगे थे। इसी माहौल में जैन और बौद्ध धर्म जैसे नए विचार आए, जिन्होंने मोक्ष या मुक्ति पाने का एक अलग रास्ता दिखाया, जो शायद ज्यादा सरल था या सबके लिए खुला था। हाँ, जो जाति या महंगे कर्मकांडों पर आधारित नहीं था, बल्कि व्यक्तिगत आचरण और ज्ञान पर जोर देता था। पहले जैन धर्म की बात करते हैं। महावीर स्वामी इसके सबसे प्रमुख व्यक्ति माने जाते हैं। हाँ, जैन परंपरा में 24 तीर्थंकर माने जाते हैं, यानी मार्ग दिखाने वाले गुरु। 24 तीर्थंकर? जी, पहले थे ऋषभदेव और 24वें और अंतिम थे वर्धमान महावीर। महावीर स्वामी। हाँ, महावीर का जन्म वैशाली के पास हुआ था। एक राज परिवार में उन्होंने सत्य की खोज में घर छोड़ा, कठोर तपस्या की और ज्ञान प्राप्त किया, जिसे कैवल्य कहते हैं। कैवल्य ज्ञान। उन्होंने 5 महाव्रत दिए: अहिंसा, किसी भी जीव को चोट न पहुंचाना, सत्यम, हमेशा सच बोलना, अस्तेय, चोरी न करना, अपरिग्रह, जरूरत से ज्यादा धन या संपत्ति जमा न करना, और ब्रह्मचर्य, इंद्रियों पर नियंत्रण। ये 5 सिद्धांत। अहिंसा पर तो बहुत जोर है जैन धर्म में। बहुत ज्यादा। जैन दर्शन आत्मा और कर्म के सिद्धांत पर जोर देता है। उनका मानना है कि कर्म के बंधन से ही आत्मा का आवागमन होता है और तपस्या से कर्मों को नष्ट करके मोक्ष पाया जा सकता है।
ये ईश्वर को सृष्टि का रचयिता नहीं मानते। अच्छा, और बाद में ये 2 शाखाओं में बटा, श्वेतांबर और दिगंबर। हाँ, विचारों में कुछ मतभेद और नियमों को लेकर श्वेतांबर जो सफेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर जो वस्त्र त्याग में विश्वास रखते हैं में बट गए। ठीक है। और बौद्ध धर्म, इसके संस्थापक गौतम बुद्ध थे। बिल्कुल। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी, जो अब नेपाल में है, में एक शाक्य राज परिवार में हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ गौतम। हाँ, पर उन्होंने जब जीवन के दुखों, बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु को देखा तो उनका मन बदल गया और उन्होंने भी सत्य की खोज में राजपाट छोड़ दिया। इसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। हाँ, गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण। फिर उन्होंने बोधगया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, जिसे निर्वाण या संबोधि कहते हैं। तब से वो बुद्ध कहलाए, यानी जागा हुआ या ज्ञानी। और वो पेड़ बोधि वृक्ष कहलाया। बिल्कुल। उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, यानी धर्म के पहिए को चलाना। उन्होंने क्या सिखाया? मूल शिक्षाएं क्या थीं? उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य। हाँ, पहला, संसार में दुख है। दूसरा, दुख का कारण इच्छा या तृष्णा है। तीसरा, इच्छाओं को खत्म करके दुख से छुटकारा पाया जा सकता है, जिसे निर्वाण कहते हैं। और चौथा? चौथा, इस दुख निरोध का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग। हाँ, मतलब 8 रास्ते। पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, लेकिन आत्मा के स्थायी अस्तित्व पर ज्यादा जोर नहीं देता, जैसा जैन या हिंदू धर्म में है। बुद्ध ने मध्यम मार्ग अपनाने पर जोर दिया, ना ज्यादा भोगविलास, ना ज्यादा कठोर तपस्या। मध्यम मार्ग, ये भी बाद में शाखाओं में बटा, हीनयान और महायान। हाँ, कनिष्क के समय हुई चौथी बौद्ध संगीति सम्मेलन के बाद ये विभाजन और स्पष्ट हो गया। हीनयान बुद्ध को महापुरुष मानता है और मूल शिक्षाओं पर जोर देता है, जबकि महायान बुद्ध को देवता मानता है, मूर्ति पूजा करता है और बोधिसत्व की अवधारणा पर जोर देता है। बोधिसत्व वो कौन होते हैं? बोधिसत्व वो लोग हैं जो निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन दूसरों की मदद करने के लिए संसार में बने रहते हैं। अच्छा, तो ये दोनों धर्म उस समय काफी फैले। हाँ, काफी लोकप्रिय हुए क्योंकि ये सरल थे, आम भाषा पाली प्राकृत में उपदेश दिए गए और जाति व्यवस्था का विरोध किया। इसी दौर में जब ये नए धर्म फैल रहे थे, भारत में पहली बार बड़े बड़े राज्य भी बन रहे थे, महाजनपद। हाँ, बिल्कुल। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी तक गंगा घाटी और उसके आसपास 16 बड़े राज्य या इलाके उभर चुके थे, जिन्हें बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपद कहा गया है। 16 महाजनपद। कुछ नाम याद है? हाँ, जैसे काशी, आज का बनारस, कोसल अयोध्या के आसपास, अंग बिहार, मगध दक्षिण बिहार, वज्जिक उत्तर बिहार, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अश्मक ये दक्षिण भारत में एकमात्र था। अवंती, मालवा, गांधार उत्तर पश्चिम और कंबोज। इनमें कुछ राजतंत्र थे, कुछ गणतंत्र। हाँ, ज्यादातर में राजा का शासन था, जैसे मगध, कौशल, अवंती। लेकिन वज्जी और मल्ल जैसे कुछ गणराज्य या संघ भी थे, जहां शासन किसी एक राजा के हाथ में न होकर लोगों के समूह या कुलीन परिवारों के संघ के हाथ में होता था। अच्छा, मतलब डेमोक्रेसी या ओलिगार्की जैसा कुछ? हाँ, कह सकते हैं उस समय के हिसाब से। और इन 16 में से मगध सबसे ताकतवर बनकर उभरा, ऐसा क्यों हुआ? क्या खास था मगध में? मगध के आगे बढ़ने के कई कारण थे। एक तो उसकी भौगोलिक स्थिति बहुत अच्छी थी। गंगा के उपजाऊ मैदान में होने से खेती बहुत अच्छी होती थी। अन्न का भंडार। हाँ, पास में ही राजगीर की पहाड़ियों में और दक्षिण बिहार में लोहे के भंडार थे, जिससे मजबूत हथियार और खेती के औजार बनाना आसान हुआ। लोहा मिलने लगा था। हाँ जी। जंगल भी थे, जिनसे हाथी मिलते थे, जो सेना के काम आते थे, और नदियां यातायात और व्यापार का साधन थी। प्राकृतिक संसाधन भरपूर थे। बिल्कुल। और हाँ, एक और बड़ा कारण था वहां के शासक। हर्यंग वंश के बिंबिसार और उनके बेटे अजातशत्रु, फिर शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंश के महापद्मनंद। ये सब बहुत महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली राजा हुए। इन्होंने आसपास के राज्यों को जीता। हाँ, इन्होंने युद्ध और कूटनीति से धीरे धीरे मगध का विस्तार किया और उसे सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना दिया। राजधानी पहले राजगृह यानी राजगीर थी, बाद में पाटलिपुत्र यानी पटना बनी। और इसी मगध की नींव पर खड़ा हुआ भारत का पहला विशाल साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य। हाँ, मौर्य साम्राज्य। चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य का नाम तो जैसे इतिहास का पर्याय बन गया है। बिल्कुल। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु और सलाहकार चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते हैं, उनकी मदद से नंद वंश के आखिरी राजा धनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की, लगभग 322 ईसा पूर्व में।
चाणक्य की कूटनीति। हाँ, और चंद्रगुप्त का पराक्रम। ये भारत का पहला सही मायनों में एकीकृत साम्राज्य था, जो आज के अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर पूर्व में बंगाल और दक्षिण में कर्नाटक तक फैला था। बहुत बड़ा साम्राज्य। हाँ, चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार राजा बने और फिर बिंदुसार के बेटे अशोक। अशोक महान, इनका नाम तो सब जानते हैं। हाँ, अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। वो अपने धम्म के लिए जाने जाते हैं। हाँ, कलिंग युद्ध के बाद उनका मन बदल गया था। कहते हैं बहुत खून खराबा हुआ था उस युद्ध में। हाँ, ऐसा उनके अपने शिलालेखों में लिखा है। कलिंग, जो आज का ओडिशा है, के युद्ध में हुए भयानक नरसंहार और लोगों की पीड़ा को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने युद्ध की नीति छोड़कर धम्म विजय यानी धर्म के द्वारा जीतने की नीति अपनाई। ये धम्म क्या था? कोई नया धर्म था? नहीं, धम्म कोई नया धर्म नहीं था, बल्कि ये नैतिक नियमों और आचरण का एक समूह था। संस्कृत के धर्म का ही प्राकृत रूप धम्म है। अच्छा, इसमें क्या बातें थीं? इसमें बड़ों का आदर करना, छोटों से प्यार करना, दासों और सेवकों से अच्छा व्यवहार करना, अहिंसा, जीवों को चोट न पहुंचाना, सच बोलना, दान देना, सहनशील होना और सभी धर्मों और संप्रदायों का सम्मान करना जैसी बातें शामिल थीं। ये तो सार्वभौमिक नैतिक मूल्य हैं। के लिए धम्म महामात्र नाम के अधिकारी भी नियुक्त किए और विदेशों में भी दूत भेजे। इतना बड़ा साम्राज्य चलता कैसे था? ये प्रशासन कैसा था? सेंट्रलाइज था? हाँ, मौर्य प्रशासन काफी सुसंगठित और केंद्रीकृत था। चाणक्य की किताब अर्थशास्त्र से हमें इसके बारे में काफी जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र? ये इकोनॉमी की किताब थी? नहीं, नाम अर्थशास्त्र है, पर यह मुख्य रूप से राजनीति और शासन चलाने के ऊपर है। इसमें राज्य चलाने के सिद्धांत दिए हैं, जैसे सप्तांग सिद्धांत, यानी राज्य के 7 अंग: राजा, अमात्य यानी मंत्री, जनपद यानी इलाका और लोग, दुर्ग यानी किला, कोष यानी खजाना, दंड यानी सेना और मित्र यानी सहयोगी। अच्छा, राज्य के 7 अंग? राजा की मदद के लिए एक मंत्री परिषद होती थी। टैक्स इकट्ठा करने के लिए समाहर्ता और राजकीय कोष और भंडार गृह का अध्यक्ष, सन्निधाता जैसे कई बड़े अधिकारी थे। टैक्स कलेक्शन का सिस्टम था पूरा। हाँ, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, उसने पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया है कि वो 6 समितियों द्वारा चलाया जाता था। हर समिति में 5 सदस्य होते थे। मेगस्थनीज की इंडिका? हाँ, हालांकि वो मूल रूप में नहीं मिलती, पर उसके अंश दूसरे लेखकों की किताबों में मिलते हैं। मौर्यों की एक मजबूत सेना और कुशल जासूसी व्यवस्था भी थी, जिन्हें गूढ़ पुरुष कहा जाता था। जासूस भी थे? हाँ, राज्य की सुरक्षा और जानकारी के लिए। अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि पर आधारित थी। भूमि कर, भाग आय का मुख्य स्रोत था। व्यापार भी उन्नत था। फिर मौर्यों के बाद क्या हुआ? इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खत्म हो गया? अशोक के बाद उनके उत्तराधिकारी उतने योग्य नहीं रहे। साम्राज्य बहुत बड़ा था, उसे संभालना मुश्किल होता गया। दूर के प्रांत स्वतंत्र होने लगे और आखिरकार लगभग 185 ईसा पूर्व में आखिरी मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी और शुंग वंश की नींव डाली। तो मौर्य साम्राज्य का अंत हो गया। हाँ, और इसके बाद भारत में फिर से राजनीतिक बिखराव का दौर आया। उत्तर भारत में शुंग और फिर कर्ण वंश आए। शुंग और कण्व, ये कौन थे? शुंग ब्राह्मण थे। पुष्यमित्र शुंग ने मौर्यों की जगह ली। कण्व वंश ने शुंगों को हटाया, पर इनका शासन बहुत छोटा रहा। इसी दौरान दक्कन में यानी मध्य और दक्षिण भारत में शातवाहन वंश शक्तिशाली हुआ। सातवाहन, इनका नाम सुना है। हाँ, शातवाहनों ने काफी लंबे समय तक, लगभग 3री-4वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन किया। इनका सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी, नाम में माँ का नाम है। हाँ, ये उनकी एक खासियत थी कि राजाओं के नाम उनकी माँ के नाम पर होते थे, जैसे गौतमीपुत्र, वाशिष्ठीपुत्र। हालांकि उत्तराधिकार पितृसत्तात्मक ही था। ये दिलचस्प है। और सातवाहनों ने क्या किया? उन्होंने प्राकृत भाषा को संरक्षण दिया, सीसे यानी लेड के सिक्के चलाए, जो एक अनोखी बात थी। और उन्होंने ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को करमुक्त भूमि दान देने की प्रथा शुरू की, जिसका आगे चलकर सामंतवाद के उदय में असर हुआ। अजंता एलोरा जैसी गुफाओं की खुदाई का शुरुआती काम भी शायद इन्हीं के समय हुआ। भूमि अनुदान की शुरुआत। अच्छा, और इसी समय उत्तर पश्चिम से कुछ विदेशी हमले भी हुए थे ना मौर्यों के बाद? सही।
मौर्य साम्राज्य के कमजोर पड़ने पर उत्तर पश्चिम सीमा पर जो खालीपन आया, उसका फायदा उठाकर मध्य एशिया और यूनान की तरफ से कई समूह भारत आए। कौन कौन आए? सबसे पहले हिंद यवन आए, जिन्हें इंडो ग्रीक कहते हैं। ये वही यूनानी थे जो सिकंदर के हमले के बाद उस इलाके में बस गए थे। इंडो ग्रीक्स। हाँ, इन्होंने भारत में पहली बार ऐसे सोने के सिक्के चलाए जिन पर राजा का नाम और तस्वीर होती थी, और तारीख भी। ये भारतीय सिक्कों के लिए नई बात थी। राजा की तस्वीर वाले सिक्के? जी, इनका एक बहुत प्रसिद्ध राजा हुआ मिनांडर, जिसे बौद्ध ग्रंथों में मिलिंद कहा गया है। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था। मिलिंद पन्हो नाम की किताब में उसके और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बातचीत दर्ज है। इन्होंने कला पर भी असर डाला, जिसे हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं, जिसका प्रभाव आगे गांधार कला पर दिखा। अच्छा, इंडो ग्रीक्स के बाद कौन आए? इनके बाद शक आए, जो मध्य एशिया की एक जनजाति थी। उन्होंने भारत के पश्चिमी हिस्से में अपने राज्य स्थापित किए। शक? हाँ, शकों का एक मशहूर राजा था रुद्रदामन प्रथम। उसका जूनागढ़ गुजरात में एक अभिलेख मिला है, जो संस्कृत भाषा का पहला लंबा अभिलेख माना जाता है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि उसने सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी, जिसे मौर्यों ने बनवाया था। रुद्रदामन और विक्रम संवत भी शायद शकों से जुड़ा है। हाँ, एक धारणा है कि उज्जैन के किसी राजा ने शकों को हराने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत शुरू किया था। ओके, शकों के बाद? शकों के बाद पहलव आए, जिन्हें पार्थियन भी कहते हैं। इनका शासन बहुत छोटा रहा। इनके समय की एक खास बात यह मानी जाती है कि ईसाई संत थॉमस शायद इन्हीं के राजा गोंडो फर्नीस के समय भारत आए थे। सेंट थॉमस, ईसाइयत का भारत में आगमन। हाँ, ऐसी मान्यता है। और फिर इनके बाद आए कुषाण। कुषाण वंश, इनका नाम तो बहुत सुना है, खासकर कनिष्क का। हाँ, कुषाण भी मध्य एशिया की यूची जनजाति से थे। इन्होंने एक बड़ा साम्राज्य बनाया जो मध्य एशिया से लेकर उत्तर भारत में मथुरा और बनारस तक फैला था। इनका सबसे महान राजा था कनिष्क। कनिष्क, इनका समय कब था? कनिष्क का राज्यारोहण 78 ईस्वी में माना जाता है, और इसी साल से शक संवत की शुरुआत मानी जाती है, जिसे भारत सरकार आज भी इस्तेमाल करती है। शक संवत 78 ईस्वी से। हाँ। अच्छा, कनिष्क ने क्या खास किया? कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण दिया। उसने कश्मीर के कुंडल वन में चौथी बौद्ध संगीति सम्मेलन आयोजित करवाई। चौथी बौद्ध संगीति? हाँ, इसी संगीति में बौद्ध धर्म स्पष्ट रूप से हीनयान और महायान शाखाओं में बंट गया। कनिष्क महायान का अनुयायी था। उसी के समय बुद्ध की मूर्तियां बननी शुरू हुई। बुद्ध की मूर्ति पूजा महायान में शुरू हुई? जी। कनिष्क का साम्राज्य बहुत बड़ा था और मध्य एशिया तक फैला था। जो मशहूर रेशम मार्ग सिल्क रूट चीन से पश्चिम की ओर जाता था, उसके एक बड़े हिस्से पर कनिष्क का नियंत्रण था। सिल्क रूट पर कंट्रोल, इससे तो व्यापार बहुत बड़ा होगा। हाँ, व्यापार खूब फला फूला। कनिष्क ने बड़ी मात्रा में और बहुत शुद्ध सोने के सिक्के भी चलाए। मौर्योत्तर काल में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के ही माने जाते हैं। सोने के सिक्के और कला। इस दौर में कला की दो महत्वपूर्ण शैलियां खूब विकसित हुईं। एक गांधार शैली जो उत्तर पश्चिम में थी और जिस पर यूनानी रोमन कला का असर साफ दिखता है, खासकर बुद्ध की मूर्तियों में, गांधार आर्ट। और दूसरी मथुरा शैली जो मथुरा के आसपास विकसित हुई और पूरी तरह से भारतीय थी। इसमें लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल होता था और इसमें बौद्ध, जैन और हिंदू तीनों धर्मों से जुड़ी मूर्तियां बनी। मथुरा आर्ट, तो ये दो शैलियां कुषाण काल में फली फूली। हाँ, इसके अलावा विज्ञान में भी प्रगति हुई। आयुर्वेद के महान विद्वान चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी, उन्हें कनिष्क का समकालीन माना जाता है। साहित्य में अश्वघोष जैसे विद्वान हुए जिन्होंने बुद्ध चरित लिखी। तो ये मौर्योत्तर काल, मतलब मौर्यों के बाद का समय, काफी उथल पुथल वाला था। शुंग, कण्व, सातवाहन, फिर इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण, लेकिन साथ ही संस्कृतियों का मेलजोल भी खूब हुआ। बिल्कुल, ये राजनीतिक विघटन का दौर था, लेकिन साथ ही सांस्कृतिक संगम और आर्थिक समृद्धि का भी दौर था। नए विचार आए, नई कला शैलियां विकसित हुईं, व्यापार बढ़ा। जब उत्तर भारत में ये सब चल रहा था, तब सुदूर दक्षिण में क्या हो रहा था? तमिलनाडु केरल वाले इलाके में? हाँ, वो एक अलग ही दुनिया थी। उसी दौरान लगभग पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी शताब्दी ईस्वी तक तमिल प्रदेश में एक अलग ही संस्कृति और साहित्य का विकास हुआ, जिसे हम संगम युग के नाम से जानते हैं। संगम युग? इसका नाम संगम क्यों पड़ा? कोई नदियों का संगम था? नहीं, नदियों का नहीं। कहा जाता है कि उस दौर में मदुरई जैसे शहरों में पांड्य राजाओं के संरक्षण में तमिल कवियों और विद्वानों की 3 बड़ी सभाएं या परिषदें हुई, जिन्हें संगम कहा गया। अच्छा, कवियों की सभाएं? हाँ, इन्हीं संगमों में जो साहित्य रचा और संकलित किया गया, उसे संगम साहित्य कहते हैं।
इसी साहित्य से हमें उस युग के समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था और लोगों के जीवन के बारे में ज्यादातर जानकारी मिलती है। तो ये तमिल साहित्य का प्राचीन दौर है। बिल्कुल, ये तमिल भाषा का सबसे पुराना उपलब्ध साहित्य है। इसके अलावा हमें पुरातात्विक सबूत भी मिलते हैं, जैसे उस इलाके में रोमन सिक्के मिले हैं, जिससे पता चलता है कि उनका रोम साम्राज्य के साथ अच्छा व्यापार था। अशोक के शिलालेखों में भी दक्षिण के चोल, चेर और पांड्य राज्यों का जिक्र है। चोल, चेर, पांड्य, ये 3 प्रमुख राज्य थे वहां। हाँ, ये 3 मुख्य राजवंश थे जो उस समय तमिल प्रदेश पर शासन करते थे। चोलों का राज्य पूर्वी तट पर था, कावेरी डेल्टा में। चेरों का राज्य पश्चिमी तट पर, यानी आज के केरल में। और पांड्यों का राज्य दक्षिणी हिस्से में था, मदुरै उनकी राजधानी थी। इनके अपने अपने राज चिन्ह भी थे, जैसे चोलों का बाघ, चेरों का धनुष और पांड्यों की मछली। अच्छा, और इस संगम साहित्य में क्या खास है? किस तरह की बातें हैं? संगम साहित्य मुख्य रूप से कविताओं का संग्रह है। इसमें लगभग 2000 से ज्यादा कविताएं हैं। एक बड़ा व्याकरण ग्रंथ भी है, तोल्काप्पियम। कविताओं को 2 मुख्य श्रेणियों में बांटा गया है। कौन सी 2 श्रेणियां? और पुरम, अहम का मतलब है अंदरूनी, यानी प्रेम, श्रृंगार और पारिवारिक जीवन से जुड़ी कविताएं। और पुरम का मतलब है बाहरी, यानी युद्ध, वीरता, राजाओं की प्रशंसा, नीतिशास्त्र और सार्वजनिक जीवन से जुड़ी कविताएं। प्रेम और युद्ध। हाँ, जीवन के दोनों पहलू। इनमें उस समय के समाज की झलक मिलती है। समाज को 5 तरह के भौगोलिक इलाकों या तिरनाए में बांटा गया था: पहाड़ी, कुरुंजी, जंगली मुल्ले, मैदानी मरुदम, समुद्री नैदल और सूखा या रेगिस्तानी पाले। हर इलाके के लोगों का रहन सहन, व्यवसाय और देवता अलग अलग थे। ये तो बड़ा विस्तृत वर्गीकरण है। हाँ, ये संगम साहित्य की एक खास विशेषता है। इसमें कुछ महाकाव्य भी बाद में जोड़े गए, जैसे शिल्पाधिकारम और मणिमेकलय, जो बहुत प्रसिद्ध हैं। तो दक्षिण में ये संगम युग चल रहा था। अब वापस उत्तर भारत की तरफ आते हैं। मौर्योत्तर काल के बाद, यानी कुषाणों और सातवाहनों के पतन के बाद उत्तर भारत में फिर से एक बड़ा साम्राज्य उभरा, गुप्त साम्राज्य। हाँ, गुप्त साम्राज्य, लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक। इसे तो अक्सर स्वर्ण युग या क्लासिकल एज कहा जाता है भारत का। हाँ, कहा जाता है, खासकर कला, साहित्य और विज्ञान में जो जबरदस्त तरक्की हुई उस वजह से। कौन थे इसके प्रमुख शासक? साम्राज्य की नींव शायद श्रीगुप्त ने रखी, लेकिन असली संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, जिन्होंने महाराजाधिराज की उपाधि ली और लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया, जिससे उनकी शक्ति बढ़ी। उन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त संवत भी शुरू किया। चंद्रगुप्त प्रथम। फिर उनके बेटे समुद्रगुप्त हुए, जो एक महान विजेता थे। उनके बारे में जानकारी प्रयागराज, इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुदे एक लंबे अभिलेख से मिलती है, जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहते हैं। प्रयाग प्रशस्ति, इसे किसने लिखा था? इसे उनके दरबारी कवि हरिशेन ने लिखा था। इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन है। उन्होंने उत्तर भारत के कई राजाओं को हराया, दक्षिण के राजाओं को हराया, पर उनका राज्य वापस दे दिया और सीमावर्ती राज्यों को भी अपनी अधीनता मानने पर मजबूर किया। उन्हें कविराज भी कहा गया है, यानी वो कवि भी थे। विजेता भी और कवि भी। उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं शायद। हाँ, इतिहासकार वी.एस. स्मिथ ने उनकी तुलना नेपोलियन से की है। समुद्रगुप्त के बाद उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय राजा बने, जो विक्रमादित्य की उपाधि से ज्यादा मशहूर हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, इनका नाम तो कहानियों में भी आता है। बिल्कुल, ये गुप्त वंश के सबसे प्रतापी राजाओं में से एक माने जाते हैं। उन्होंने पश्चिम भारत से शकों का पूरी तरह सफाया कर दिया, इसीलिए उन्हें शकारी, शकों का दुश्मन भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी दूसरी राजधानी उज्जैन को बनाया। और उनके दरबार में तो नवरत्न भी थे, कालिदास वगैरह। हाँ, ऐसी परंपरा है कि उनके दरबार में 9 विद्वान थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था, जिनमें महाकवि कालिदास, खगोल शास्त्री वराहमिहिर, चिकित्सक धन्वंतरी जैसे लोग शामिल थे। हालांकि ये कितना ऐतिहासिक है, इस पर मतभेद है, पर यह दिखाता है कि उनके समय में ज्ञान विज्ञान को बहुत प्रोत्साहन मिला। कालिदास तो संस्कृत के सबसे बड़े कवि माने जाते हैं। हाँ, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम जैसे उनके नाटक और काव्य विश्व प्रसिद्ध हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री फाहियान भी भारत आया था, और उसने उस समय के भारत का वर्णन किया है। फाहियान? जी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमारगुप्त प्रथम राजा बने। उनका सबसे महत्वपूर्ण काम था नालंदा महाविहार, विश्वविद्यालय की स्थापना करना। नालंदा यूनिवर्सिटी? वो कुमारगुप्त ने बनवाई थी। हाँ, उसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी, जो आगे चलकर ज्ञान का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बना।
कुमारगुप्त के बाद उनके बेटे स्कंदगुप्त राजा बने। स्कंदगुप्त के समय उत्तर पश्चिम से हूणों के भयंकर आक्रमण शुरू हो गए थे। स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हूणों को हराया और साम्राज्य की रक्षा की। इसका जिक्र उनके भितरी स्तंभ लेख में मिलता है। हूणों को हराया तो गुप्त साम्राज्य इनके समय तक मजबूत था। हाँ, लेकिन हूणों के लगातार हमलों और शायद अंदरूनी झगड़ों की वजह से स्कंदगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होता गया और 6ठी शताब्दी के मध्य तक लगभग खत्म हो गया। तो ये स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? प्रशासन कैसा था? देखिए, प्रशासन मौर्यों जितना केंद्रीकृत नहीं था। राजा सबसे ऊपर था, लेकिन साम्राज्य प्रांतों, जिन्हें भुक्ति कहते थे, में बटा था, जिनके प्रमुख उपरिक कहलाते थे। प्रांत जिलों में बटे थे, जिनके प्रमुख विषयपति होते थे। गांव प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। इस समय सामंतवाद के तत्व थोड़े बढ़ने लगे थे। सामंतवाद? हाँ, मतलब स्थानीय शासक या बड़े जमींदार ज्यादा शक्तिशाली होने लगे थे। कर व्यवस्था थी, भूमि कर भाग मुख्य था। इसके अलावा भोग, राजा को फल फूल आदि देना, बलि एक तरह का धार्मिक कर, और विष्टि बेगार या जबरन काम करवाना जैसे कर भी थे। बेगार भी थी? हाँ, लेकिन स्वर्ण युग कहने का मुख्य कारण है सांस्कृतिक उपलब्धियां। संस्कृति और विज्ञान में क्या हुआ? पहली बार मंदिरों का निर्माण इसी काल में शुरू हुआ। शुरू में मंदिर सपाट छत वाले होते थे, जैसे तिगवा जबलपुर का विष्णु मंदिर या भोमरा सतना का शिव मंदिर। फिर धीरे धीरे शिखर वाले मंदिर बनने लगे, जैसे देवगढ़ झांसी का दशावतार मंदिर या भीतरगांव कानपुर का ईंटों का मंदिर। ये भारतीय मंदिर वास्तुकला की शुरुआत थी। मंदिर आर्किटेक्चर शुरू हुआ। हाँ, मूर्तिकला भी बहुत विकसित हुई। खासकर सारनाथ शैली की बुद्ध मूर्तियां बहुत सुंदर और शांत मानी जाती हैं। चित्रकला में अजंता की गुफाओं की कुछ बेहतरीन चित्रकारी गुप्त काल की ही मानी जाती है। अजंता के पेंटिंग्स? साहित्य में तो ये वाकई स्वर्ण युग था। कालिदास के अलावा शूद्रक, मृच्छकटिकम, विशाखदत्त मुद्रा राक्षस, विष्णु शर्मा पंचतंत्र, वात्स्यायन कामसूत्र जैसे कई महान लेखक हुए। पुराणों को भी शायद इसी काल में अंतिम रूप दिया गया। पंचतंत्र की कहानियां वो भी इसी समय की हैं? हाँ, माना जाता है। विज्ञान और गणित में भी जबरदस्त प्रगति हुई। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इसी काल के थे। उन्होंने ही बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है, और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का सही कारण बताया। उन्होंने पाई का मान और शून्य का प्रयोग भी किया। वराह मिहिर और ब्रह्मगुप्त भी महत्वपूर्ण खगोल शास्त्री और गणितज्ञ थे। शून्य का आविष्कार, ये तो बहुत बड़ी देन है भारत की। बिल्कुल। चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्रगति हुई। तो इन सब वजहों से इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये शायद समाज के ऊपरी तबके के लिए ज्यादा स्वर्ण युग रहा हो। आम जनता के जीवन में शायद उतनी चमक ना रही हो। जाति व्यवस्था कठोर हो रही थी, छुआछूत बढ़ रही थी। तो स्वर्ण युग पर भी थोड़ा सवाल है। हाँ, इतिहासकारों में इस पर बहस है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय सभ्यता के विकास में ये एक बहुत महत्वपूर्ण और रचनात्मक दौर था। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद फिर क्या हुआ? क्या फिर से विखराव आ गया? हाँ, गुप्त साम्राज्य के कमजोर पड़ने के बाद उत्तर भारत में फिर से राजनीतिक विखंडन आ गया। कोई एक बड़ी केंद्रीय सत्ता नहीं रही। अलग अलग इलाकों में कई क्षेत्रीय शक्तियां उभर आईं। कौन कौन सी? जैसे हरियाणा में थानेश्वर के पुष्यभूति वंश का उदय हुआ, जिसमें आगे चलकर हर्षवर्धन हुए। उत्तर प्रदेश में कन्नौज में मौखरी वंश शक्तिशाली हुआ। बिहार में मगध के उत्तर गुप्त थे। गुजरात में वल्लभी के मैत्रक वंश का शासन था। वल्लभी शिक्षा का एक बड़ा केंद्र भी बना। वहां दूसरी जैन संगीति भी हुई थी। बंगाल में गौड़वंश का राजा शशांक था, जो हर्षवर्धन का प्रतिद्वंद्वी था। इतने सारे राज्य? हाँ, उत्तर भारत कई छोटे बड़े राज्यों में बंट गया। अब सत्ता का केंद्र पाटलिपुत्र की बजाय कन्नौज बनता जा रहा था। कन्नौज गंगा के मैदान के बीच में था और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था। सत्ता का केंद्र बदल गया, पाटलिपुत्र से कन्नौज। हाँ, इसी कन्नौज पर कब्जे के लिए आगे चलकर 8वीं शताब्दी में 3 बड़ी ताकतों, पूर्व में बंगाल के पाल, पश्चिम में गुर्जर प्रतिहार और दक्कन से राष्ट्रकूट के बीच लंबा संघर्ष चला, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष कन्नौज के लिए? जी। लेकिन गुप्तों के तुरंत बाद जो सबसे महत्वपूर्ण शासक हुए वो थे हर्षवर्धन। हाँ, हर्षवर्धन का नाम तो काफी सुना है। पुष्यभूति वंश के थे वो? हाँ, थानेश्वर के पुष्यभूति वंश के। उनके पिता प्रभाकर वर्धन थे। भाई राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद वो लगभग 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे। उन्होंने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित कर ली। कन्नौज को राजधानी बनाया?
हाँ, हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। हालांकि दक्षिण में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा नदी के तट पर हरा दिया था। पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। जी, हर्ष खुद भी विद्वान थे और उन्होंने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका नाम के 3 नाटक संस्कृत में लिखे हैं, ऐसा माना जाता है। वो विद्वानों का बहुत आदर करते थे। उनके दरबारी कवि थे बाणभट्ट। बाणभट्ट। हाँ, बाणभट्ट ने उनकी जीवनी, हर्षचरित और कादम्बरी नाम का प्रसिद्ध उपन्यास लिखा है। हर्षचरित और कादम्बरी। हाँ, हर्षवर्धन के समय में ही प्रसिद्ध चीनी बौद्ध यात्री हुएनसोंग या युआन छुआंग भारत आया था। वो काफी सालों तक भारत में रहा, नालंदा में पढ़ा और उसने भारत का, खासकर हर्षवर्धन के शासनकाल का बहुत विस्तृत और महत्वपूर्ण वर्णन लिखा है अपनी किताब सी यू की में। हुएनसांग फाहियान गुप्त काल में, हुएनसांग हर्ष के काल में। बिल्कुल, हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा की ओर झुकाव रखते थे। हालांकि वो शिव और सूर्य की भी पूजा करते थे। वो हर 5 साल में प्रयाग यानी इलाहाबाद में गंगा यमुना के संगम पर एक बड़ी सभा का आयोजन करते थे, जिसे महामोक्ष परिषद कहते थे, जहां वो अपना सब कुछ दान कर देते थे। सब कुछ दान कर देते थे। हाँ, हुएनसांग ने ऐसी एक सभा का वर्णन किया है। हर्ष ने कन्नौज में भी एक बड़ी धर्मसभा आयोजित की थी। तो हर्षवर्धन एक शक्तिशाली और दानी राजा थे। उनके बाद क्या हुआ? हर्षवर्धन की मृत्यु लगभग 647 ईस्वी के बाद उत्तर भारत में फिर से एक राजनीतिक शून्य पैदा हो गया। कोई भी उतना शक्तिशाली शासक नहीं उभरा जो पूरे उत्तर भारत को एक रख सके। कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष तेज हो गया, जिसकी परिणति उस त्रिपक्षीय संघर्ष में हुई जिसका हमने जिक्र किया। तो ये दौर फिर से अस्थिरता का था। ये राजनीतिक अस्थिरता का दौर था, लेकिन साथ ही ये वो समय भी था जब भारत के अलग अलग हिस्सों में क्षेत्रीय राज्यों और क्षेत्रीय संस्कृतियों का विकास हो रहा था, जो आगे चलकर मध्यकाल की पृष्ठभूमि तैयार करेगा। तो ये थी प्राचीन भारत की एक लंबी यात्रा, पत्थर के औजारों से शुरू होकर हड़प्पा के सुनियोजित शहरों, वैदिक ज्ञान, जैन और बौद्ध जैसे नए धर्मों के उदय, मौर्यों के विशाल साम्राज्य, संगम साहित्य की कविताएं, गुप्त काल की कला और विज्ञान की ऊंचाइयां, और फिर हर्षवर्धन के दौर और उसके बाद के विखंडन तक। हाँ, हजारों सालों का इतिहास कुछ मिनटों में समेटना तो बहुत मुश्किल है, पर हमने कोशिश की है कि इसकी जो मुख्य धाराएं और पड़ाव हैं, उनकी एक झलक मिल जाए। बिल्कुल, शिकारी संग्राहक से किसान, फिर नागरिक, फिर बड़े साम्राज्यों के नागरिक, और फिर क्षेत्रीय पहचानों का उभरना। एक लंबा और जटिल सफर रहा है ये। हाँ, और ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है सोचने के लिए। इतनी सारी चीजें हुई, नगर बने, उनकी योजनाएं बनी, विचार बदले, धर्मों का उदय हुआ, दर्शन विकसित हुए, साम्राज्य उठे गिरे, कलाएं विकसित हुईं, विज्ञान आगे बढ़ा। इनमें से कौन सी चीजें हैं, कौन सी विरासतें हैं जो आज भी किसी न किसी रूप में हमारे साथ हैं? क्या वो हड़प्पा का नगर नियोजन है, या मौर्यों का प्रशासन का कोई सिद्धांत, या अशोक के धम्म जैसा कोई नैतिक विचार, या जैन बौद्ध दर्शन की अहिंसा या मध्यम मार्ग जैसी कोई सीख, या फिर गुप्तकालीन कला की कोई शैली, या शून्य का ज्ञान? वाकई सोचने वाली बात है। प्राचीन भारत की कौन सी देन, कौन सी विरासत हमें आज सबसे ज्यादा मायने रखती है, या हमारे जीवन को, हमारे समाज को जाने अनजाने प्रभावित कर रही है? बिल्कुल, इस पर विचार किया जा सकता है। तो इसी सवाल के साथ आज की इस बातचीत को यहीं रोकते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की गहराई में उतरने के लिए। धन्यवाद।